और जेएमएम कांग्रेस तो कहती है कि संविधान की लड़ाई तो वे लड़ रहे हैं, उनके राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आप लोग का हमेशा संविधान का माहौल उड़ा है। और जहाँ तक बात रही दिल में सरियत हाथ में संविधान, वे पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि उनके दिल में धर्म है या संविधान है। सबसे पहली बात तो ये है कि कल ये साबित हो गया महाधिवेशन से और कांग्रेस की रैली से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी जो अपने जीजा जी सोनिया गांधी राहुल गांधी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कल ये साबित हो गया। यानी संविधान के नाम पे पूरा का पूरा ढकोसलाबाजी करेंगे, और जिस संविधान की प्रक्रिया से ईडी का गठन होता है, जिस संविधान की प्रक्रिया से कोर्ट समन करता है, जिस संविधान की प्रक्रिया से कोर्ट में चार्जशीट फाइल होता है, उसके खिलाफ ये सड़क पर उतर रहे इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों को धमका रहे हैं। तो साबित हो गया कि इनका संविधान जो वो ढकोसला है। और इतिहास में अगर मैं जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा इतिहास में चले नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। थोड़ा सा इतिहास में चले ही जाते हैं। बार बार इनका यही कहना है कि भाजपा संविधान बदल देगी, संविधान बदल, यही कहना है। मोदी सरकार जब से आई है तब से 99 अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ है संविधान का। 99 से लेकर के आप 110 109 संविधान तक देखेंगे जो अमेंडमेंट हमारी सरकार में हुआ है। तो वो संशोधन हमने क्या क्या किया है? हमने पहले संशोधन किया है कि वुमेन्स को रिजर्वेशन हम देंगे। हमने एक संशोधन किया है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको संवैधानिक दर्जा किया जाएगा। हमने एक संशोधन किया है कि एंग्लो इंडियन जो इनके दामादों को इन्होंने रिजर्वेशन दिया था उसको हमने खत्म किया। हमने एक संशोधन किया कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को लोकसभा में जो रिजर्वेशन है उसको हमने एक्सटेंड किया है। हमने संशोधन किया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हम जो है रिजर्वेशन देंगे। तो हमारा का पूरा आप देख लीजिए हमने संविधान में कब तक अमेंडमेंट किया है। अब इनके अमेंडमेंट मैं आपको याद दिलाता हूँ। 24th अमेंडमेंट याद कीजिए क्या है कि कोई भी सरकार जो है भारतीयों के फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है। 42nd अमेंडमेंट क्या है जिसको मिनी संविधान कहते हैं, जो कहता है कि पूरे के पूरे संविधान को जो है ताक में रहकर ऐसे उसमें इंसर्ट किया, जिसको मिनी संविधान कोर्ट ने कह दिया। और सबसे बड़ी बात, संविधान बदलने की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? आप कोई बुक खरीद के लाइए, अगर आपने बुक के टाइटल को चेंज कर दिया तो इससे बड़ा असॉल्ट उस पर कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के प्रीएम्बल, इसको टाइटल कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, उसको हम नाम कहते हैं संविधान का, उसमें बदलाव 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कर दिया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द से परहेज है। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि 42 से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था, पहले भी था, तो जरूरत क्या पड़ी डालने की? आप कांग्रेस पार्टी के पूरे सीक्वेंस को देखिए। सीक्वेंस ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में है, जिस समय डाला गया उस समय क्या सिचुएशन थी? उस समय इंदिरा गांधी के पांव लड़खड़ा रहे थे। जब भी इनके पांव लड़खड़ाते, जैसे 2013 में पांव लड़खड़ाने लगे तो क्या किया? वक्त और मजबूत कर दिया। जब भी इनके पांव लड़खड़ाते तो इनको लगता है कि हमारा सहारा एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक, और उसके लिए कानून बनाकर कैसे कानून बनाते कि उनको खुश रहते हैं। तो संविधान का संविधान को अगर बदलाव हम कर रहे हैं तो आर्टिकल 368 संविधान में है या नहीं है? आर्टिकल 360 किसने डाला है? भाजपा ने डाला है, कांग्रेस ने डाला है, संविधान निर्माता ने डाला है? आर्टिकल 368 संविधान निर्माताओं ने डाला। ये डाला कि जब भी आगे संविधान में जब बदलाव की जरूरत पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन आना है तो आप बदलाव कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने साहब ये भी कह दिया कि हम संविधान जितना भी अच्छा चाहे बुरा बना ले, इसको लागू करने वाले लोगों की नीयत पे डिपेंड करेगा वो संविधान किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग नीयत को हमने क्वेश्चन किया। और अब ये भी चैलेंज मैं आपको करता हूँ, मोदी सरकार में 99 अमेंडमेंट एक्ट के बाद जितने भी संशोधन हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 99 को स्ट्रक डाउन किया, अल्ट्रा वायरस का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 99 अमेंडमेंट को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 99 अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट से पावर लेकर के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को दे रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दरमियान कितने अमेंडमेंट ऐसे इन्होंने किए संविधान में, जिसको कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो ये स्टाइल है संविधान बदलने का वही गलत है। केशव नंदा भारती के सुप्रीम कोर्ट को 24 अप्रैल 1972 को क्यों लाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतने बदलाव संविधान में कर रहे हैं कि आप बस कीजिए। अब संविधान के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, इसको आप नहीं बदल सकते। तो कांग्रेस पार्टी संविधान में ऐसे बदलाव ला रही थी कि वो संविधान के मूल ढांचे को चेंज कर रही थी। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में आज तक का सबसे बड़ा जजमेंट, सबसे बड़ा बेंच केशव नंदा भारती केस बना, जिसने इनको स्टक डाउन कर दिया। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि बात आए दिन को ऐसा कानून ले आ रहे कि आप लोगों के राइट छीन रहे हैं। मिनरवा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? आप मिनरवा मिल केस उठाइए, मेनका गांधी केस उठाइए, केशव नंदा
भारती केस उठाइए, आप एक गोपालम केस उठाइए, जितने केस उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़िए, साफ साफ कहती है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो आप संविधान बदलने की मंशा आपकी ठीक नहीं है। 368 आपको संविधान बनने की इजाजत देता है, पर संविधान को ऐसा मत बदलिए कि उसका पूरा पूरा रूपरेखा जो है वो बदल जाए। तो फैक्ट्स जो है वो इनके एलिगेशन से मैच नहीं करते हैं, इनका जो रोना है वो फैक्ट से मैच नहीं करते हैं, वो कुछ और है। और इसीलिए जब इनको मालूम चल गया कि मुस्लिम से हमारा वोट बैंक हो गया, दलित वोट बैंक को मिसलीड करने के लिए संविधान का सहारा ले रहे, संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं और उस संविधान का ये पालन नहीं करते हैं। अजय शाह जी से हमारा एक सवाल रहेगा, उनके दिल में पहले धर्म है या संविधान है? मेरे दिल में धर्म है, लेकिन मैं धर्म का इस्तेमाल करूंगा पूजा के समय, मैं धर्म का इस्तेमाल करूंगा जब मैं मंदिर जाऊंगा, मैं धर्म का इस्तेमाल करूंगा जब मैं आरती करूंगा, लेकिन कानून पालन करने के लिए मैं धर्म का इस्तेमाल नहीं करूंगा। धर्म आपको आरती करने की इजाजत देता है, पूजा करने की इजाजत देता है, उपवास करने की इजाजत देता है। धर्म आपको मारने की इजाजत नहीं देता है, धर्म आपको लूटने की इजाजत नहीं देता है, धर्म आपको वॉयलेंस करने की इजाजत नहीं देता है, धर्म आपको देश के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं देता है, धर्म आपको अलग राष्ट्र बनाने की इजाजत नहीं देता है। तो हफीजुल अंसारी ने जिस बयान को कहा है वो बयान वक्फ कानून के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था। वक्फ कानून जिसको लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर दे दिए, उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि हम शरीयत को लेकर के आएंगे। और ये एक्सपेरिमेंट जो हफीजुल अंसारी ने कहा, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने ऑलरेडी कर दिया। एक्सपेरिमेंट मुर्शिदाबाद में हो चुका है। ये एक सोच है, कौन सी सोच है? ये वही सोच है जो पहले भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद कहती है कि भारत से एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए, फिर पाकिस्तान में कहती है यहाँ से भी एक अलग देश बांग्लादेश चाहिए, फिर बांग्लादेश में भी संतुष्टि नहीं है, बांग्लादेश में कहती है कि भारत में अवैध रूप से घुसेंगे, या अवैध रूप से घुस गए, और यहाँ पर आकर के आप कह रहे हैं कि यहाँ भी अलग राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इस सोच के खिलाफ, यानी धर्म जो आप कहते हैं। मेरा सवाल यह है जय जी, जिस संविधान ने आपको संविधान संशोधन का हक दिया है, उसी संविधान ने हफीजुल हसन और तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को विरोध प्रदर्शन का भी हक दिया है। उसी संविधान ने आपको विरोध प्रदर्शन का आपको हक दिया है, उसी संविधान ने आपको हक दिया कि आप मस्जिद जाइए, उसी संविधान ने आपको हक दिया कि आप रोजा कीजिए, उसी संविधान ने आपको दिया कि आप हज हाउस जाइए। और उस संविधान ने आपको जमीन लूटने का अधिकार नहीं दिया है, उस संविधान ने आपको मारकाट मचाने का अधिकार नहीं दिया है, उस संविधान ने आपको बवाल मचाने का अधिकार नहीं दिया है, और उस संविधान ने कभी ये नहीं कहा कि जो कानून लोकसभा राज्यसभा पास कर दे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर दे दे, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई करने को तैयार हो जाए, उस कानून के खिलाफ आप जाएंगे। इसकी संविधान जो नहीं देता। रोड प्रदर्शन आप कीजिए, रोड प्रदर्शन किसे मना नहीं किया? रोड प्रदर्शन अगर होगा, आज हम क्या कर रहे हैं बताइए, हम क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा दूसरा विषयांतर होंगे। आपने नेशनल हेराल्ड मामले में ये एलिगेशन लगाया है कि झारखंड सरकार से पैसा जो है डाइवर्ट हो रहा था, और आपने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। वो एग्जाम्पल है कि यहाँ पहले प्रोग्राम होता है, उसके बाद उसका विज्ञापन। यह मामला क्या है? नेशनल हेराल्ड मामले को अगर आप समझना चाहेंगे तो बस 1 मिनट में मैं नेशनल हेराल्ड मामला समझा देता हूँ आपको। 1938 आजादी से पहले हमारे देश में बहुत सारे मीडिया हाउसेस बने ताकि हम आजादी की जो लड़ाई उसको अच्छे से लड़ सके और आजादी के जो विचार उसको प्रमोट कर सके। 5000 लोगों ने मिलकर के, नेहरू जी समेत 5000 लोग मिले, 5000 लोग बैठे और 5000 लोगों ने कहा कि हम एक मीडिया हाउस बनाएंगे। और इस मीडिया हाउस में जो 3 पत्रिकाएं निकालने की बात हुई, एक हुआ नेशनल हेराल्ड जो कि इंग्लिश में निकलेगा, एक है नवजीवन जो कि हिंदी में निकलेगा, और उसके बाद एक कौमी एकता जो कि कौमी आवाज जो कि उर्दू में निकलेगा। तो ये मीडिया हाउस बना था बेसिकली आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, करने के लिए। लेकिन देश जब आजाद होता है तो आजाद होने के बाद में 1954 में नेहरू जी कानून लाते हैं और कहते हैं कि ये जो नेशनल हेराल्ड, अगर थोड़ी देर के लिए माने इसका पेरेंट बॉडी का नाम एजेएल है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको नेशनल हेराल्ड ही बोले, तो नेहरू जी ने कहा कि अब इसको हम एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देते हैं, यानी कि, और ये कहा कि इस बॉडी को नॉन कॉमर्शियल हम बनाएंगे। नॉन कॉमर्शियल का मतलब क्यों बनाएगा? ताकि इसमें टैक्स नहीं लगे। और नॉन कमर्शियल बनाने का मतलब है कि समाज सेवा के नाम पर सस्ते दाम पे सरकारी जमीनों को आप ले सकते हैं। यानी नेशनल हेराल्ड को धीरे धीरे पूरे देश में लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड को दी गई, जो कि बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में कई जगह इनको प्रॉपर्टी दी गई, जिस प्रॉपर्टी का आकलन 5000 करोड़ के आसपास है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस मीडिया हाउस, अभी आप मीडिया हाउस है, अगर आपको भाजपा का ऑफिशियल मीडिया हाउस बन जाए तो क्या आप कभी डूब पाएंगे?
कांग्रेस पार्टी जो शुरू से यहाँ पर शासन में रही, उसने 2008 में क्या, उस नेशनल अवार्ड में कि हम कर्ज में डूब गए, हमारे पास पैसे नहीं, हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के 10% कार्यकर्ता भी उसको खरीदते हैं, उस न्यूज़पेपर को, तो भी वो मैगजीन जो है वो आधे में जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि हम घाटे में चले गए। अब घाटे में चले गए तो कांग्रेस पार्टी ने इनको 90 करोड़ रुपए जो है लोन दे दिया। अब मुझे बताइए क्या कोई पार्टी किसी एंटिटी को लोन दे सकती है? चलिए उन्होंने लोन दे दिया 90 करोड़ का। 90 करोड़ का लोन देने के बाद में 2010 में कंपनी बनाई जाती है। इस कंपनी का नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया में 38% शेयर सोनिया गांधी के, 38% शेयर राहुल गांधी के, बाकी 24% शेयर ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे वगैरह के। अब ये जो कंपनी यंग इंडिया बनी, इस कंपनी को नेशनल हेराल्ड ने 99% शेयर जो है उसको ट्रांसफर कर दिया। यानी कि जो 5000 करोड़ की कंपनी थी वो इनके पास, किसके पास आ गई? यंग इंडिया के पास आ गई। इसके बदले में कांग्रेस पार्टी ने, मतलब यंग इंडिया ने इनको 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए। यानी 50 लाख रुपए ट्रांसफर करके 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई। और उधर 90 करोड़ जिनको दिया गया था, 90 करोड़ राइट ऑफ हो गया। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको 90 करोड़ रुपया लोन दिया, अब कह रहा है कि हमने लोन माफ कर दिया, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठते हैं कि भाई ये सारा गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है? तो हमारा एलिगेशन ये कि जो नेशनल हेराल्ड कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ बनाई गई थी लूटने के लिए, प्रॉपर्टी को लूटने के लिए और फर्जी रूप से सरकारी विज्ञापन लेने के लिए। तो फर्जी रूप से सरकारी विज्ञापन लेने के तौर पे, उदाहरण के तौर पर हमने 2 एग्जाम्पल प्रोड्यूस किए झारखंड के, जबकि पूरे के पूरे देश में ये मामला चला है। झारखंड में हमने बताया कि मराम डोम के स्कॉलरशिप, जिस स्कॉलरशिप से यहाँ के जो शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, मराम डोम के जिस दिन इवेंट होना था, कि आज इवेंट हो रहा है, तो जिस दिन इवेंट होता है, अगर इवेंट कोई वीक में चलता है, कोई हफ्ता चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, तो उसका ऐड कभी भी आप दे सकते हैं। लेकिन खास जिस दिन उसका इवेंट होना था, उस दिन यहाँ के सारे अखबारों को ऐड मिला, प्रभात खबर, बाकी सबको मिला, ऐड मिला। मैंने चेक किया। लेकिन नेशनल हेराल्ड को 2 दिन के बाद वो ऐड दिया जाता है, 2 दिन के बाद उसे पब्लिश होता है प्रिंट मीडिया पे। ठीक उसी तरह हॉकी, जो वुमेन हॉकी का जो फाइनल था, फाइनल के दिन भी जो है 2 दिन के बाद इनको जो है ये मिला। तो हमने 2 उदाहरण दिए हैं कि 2 उदाहरण सिर्फ हमने दिए जो ठीक है। लेकिन अगर इसको व्यापक रूप से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मालूम चलेगा कि पूरे के पूरे देश में हमारा डेटा ये कहता है कि जब इन्होंने क्लेम किया है कि हमारी कंपनी डूब गई है, मैं आपको 2008 में, उसके बाद से लेकर के इनको पूरे देश में जहां भी यूपीए की सरकार थी 2014 तक, इनको लगभग 2600 करोड़ का विज्ञापन इनको जो है वो दिया गया है। तो हमारा एलिगेशन है, और इसी जो मनी लॉन्ड्रिंग है, 90 करोड़ वहां से यहाँ गया, 50 लाख वहां से यहाँ आया, 99% शेयर यहाँ से वहां गया, विज्ञापन गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। इनसे कई बार मांगा गया, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, राहुल गांधी से पूछताछ हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई, जब कोई हिसाब नहीं दिया गया तो ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करके मिला रहा है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है, ब्लैक को व्हाइट किया गया है। यही पूरी कहानी है। तो अगर आप संविधान को मानते हैं तो जब आपको बेल मिला था, आप कह रहे हो सत्यमेव जयते, अब उसी बेल जिसने दिया वही कह रहा चार्जशीट फाइल करने को जब बोले रहा है, तो आप कह रहे ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। यानी अपने सोवियत के अनुसार जो है ईडी या किसी संवैधानिक संस्था को आप गाली देते हैं। तो ये थे हमारे साथ अजय शाह जी, जिनका मानना है कि नेशनल हेराल्ड का मामला हो या हफीजुल हसन अंसारी का बयान हो, ये दोनों ही मामले में जिस तरह कांग्रेस की ओर से सियासत की जा रही है, और खासकर नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा उन्हें फंसाने की साजिश कर रही है, वह बेबुनियाद है। और हफीजुल अंसारी जिस तरह से संविधान की तौहीन कर रहे हैं, वह एक गंभीर मामला है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।